हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एचएसएससी हो, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, केरल पटवारी हो, DSSS हो, यूपी टेट हो, रीट हो, और कोई भी हमारा टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वजीर क्या होता था सल्तनत काल में, मुशरिफ ए मुमल्लिक क्या होता था, खजीन क्या होता था, खम्मस क्या होता था, इस तरह के क्वेश्चन। और हमने उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, साथ में कुछ नए क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। और जितने भी क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को हम अंडरलाइन साथ साथ करते रहेंगे और आप इसे जो है नोट भी करते रहिएगा। और आपसे एक माइनर सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई इंडिया में? ये हुई थी 1206 से। 1206 से शुरुआत मानी गई है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पहले सुल्तान कौन बने थे? दिल्ली के पहले सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और किन के द्वारा पहले जो शुरुआत की गई थी? गुलाम वंश के द्वारा। गुलाम वंश के द्वारा सबसे पहले दिल्ली पर जो है शासन किया गया, और इसके गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंतिम सुल्तान कौन थे? पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम अगर बात की जाए तो वो कौन है? इब्राहिम लोदी जो है माने गए हैं अंतिम सुल्तान सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के। 3 क्वेश्चन हमारे यहीं से बन गए। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग दिल्ली की जो शासन था उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको बांटा गया है 5 भागों में। वो 5 भाग कौन से हैं? पहला है हमारा गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1290 के बीच में जो शासन किया था। दूसरा हमारा खिलजी, तीसरा सैयद और लोदी जो हमारा वंश माना गया है। इनकी 5 भागों में बांटा गया है दिल्ली के शासनकाल को। और इसके कई क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट बनते हैं सल्तनत काल से। एक और बनता है कि अमरोहा का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है कि अमरोहा का युद्ध कब हुआ था? अमरोहा का युद्ध हुआ था 20 दिसंबर 1305 को जो हुआ है अमरोहा का युद्ध, 20 दिसंबर 1305। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था उस समय पे? सुल्तान। केंद्र में जैसे कि दिल्ली के जितने आसपास के क्षेत्र है उन सभी के ऊपर कंट्रोल कौन रखता था? एक सुल्तान था। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किन के काल में जो अमीर थे वो प्रभावहीन हो गए थे, उनका प्रभाव खत्म हो गया था? बलबन और अलाउद्दीन के समय में। अमीरों के महत्व जो चरमोत्कर्ष है, यानी कि जो अमीरों का महत्व था वो किसके शासनकाल में था? वो लोधी वंश के शासनकाल में था। पर जो है बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या हो गया था? प्रभावहीन हो गया था। और एक क्वेश्चन और हमारे यहीं से बनता है इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? जो सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद पे सारे मंत्री बैठते हैं, आके बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं राज्य की स्थिति के बारे में, उसे क्या कहते थे? मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। मजलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। और मजलिस ए खलवत की जहाँ पर बैठक होती थी, जहाँ पर दरबार लगता था, उसे क्या कहते थे? मजलिस ए खास। यानी कि मजलिस का मतलब है मंत्री परिषद जहाँ पर बैठते इकट्ठा होके, और बैठने की जगह को क्या कहते हैं? मजलिस ए खास। और मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। और बैठने की जगह को मजलिस ए खास। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर जो सुल्तान था सभी दरबारियों, अमीरों और मालिकों को, जो रईस लोग थे, उनको बिठाते थे? बार ए खास। बार ए खास एक ऐसी जगह होती थी जहां पर जो है दरबारी, अमीर और मालिक थे, जो मिर रईस लोग थे, वो बैठते थे सुल्तान के पास आकर, उसे कहते थे बार ए खास। और जहां पर जो बैठक होती थी मंत्री परिषद की, उसे क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। और जहाँ पर ये बैठक बुलाई जाती थी उसे कहते थे मजलिस ए खास। और बार ए आजम क्या होता था? जो सुल्तान की राजकीय कार्यों का अधिकांश जो था वो भाग पूरा करता था। जो सुल्तान था उसके जो राजकीय कार्य थे उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट काम थे उन सभी को पूरा करने वाला एक स्थान था, उसे कहते थे बार ए आजम।
यहाँ से क्वेश्चन कई बनते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी सुल्तनत काल में, ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सुल्तान की स्थायी सेना होती थी उसको किस नाम से बुलाया जाता था, खास खेल। और एक और क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि मंगोल सेना के वर्गीकरण को जो दशमलव की प्रणाली थी उसका यूज दिल्ली सल्तनत काल में किसके लिए किया गया था, इसका यूज किया गया था सैन्य व्यवस्था के लिए। यानी कि जो सैन्य व्यवस्था थी, जो सल्तनत काल में जो सुल्तान थे सेना रखते थे, वो उसका वर्गीकरण किस आधार पर करते थे, दशमलव प्रणाली के आधार पर। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि उस समय पे कौन सी जो सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहते थे, मंगलिक और अराद। यानी कि बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहते थे, मंगलिक और अराद। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि सल्तनत काल में कानून, जो कानून था वो किन पर आधारित था, शरीयत, कुरान और हदीस पर ये आधारित था। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो मैं इसमें डालना भूल गई, कि सल्तनत कालीन कानून जो था उसमें 4 महत्वपूर्ण जो स्रोत यानी कि किन के माध्यम से वो पूरा करते थे जो कानून था, वो था कुरान, हदीस, इजमा और क्यास। कुरान, हदीस, इजमा और क्यास, ये क्या थे, स्रोत थे। पर जो कानून था वो इन पर ही आधारित था, शरीयत के, कुरान के और हदीस के। और सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को, जो लगान निर्धारित करने के लिए कई प्रणालियों का मिक्स किया था, उसे कहते थे मुक्तई। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि उस समय पर देवल क्या था। कई बच्चे वहाँ पर जो मुद्रा करके आते हैं, कोई कुछ करके आता है टिक, बट इसका राइट जो आंसर है वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। उस समय पर जो देवल था वो एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का नाम था, देवल। यहाँ से क्वेश्चन हमारे कहीं बनते हैं, वजीर, कि सल्तनत काल में वजीर क्या होता था। जो वजीर था वो राजस्व विभाग का प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री होता था, वजीर। ये क्वेश्चन मुझे कई बार पूछा जा चुका है कि वजीर सल्तनत काल में किन्हें कहा गया है, प्रधानमंत्री को, जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। मुशरिफ ए मुमलिक क्या होता है, महालेखागार, जिसे अकाउंटेंट कहते हैं, प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा, यानी कि अकाउंटेंट यानी महालेखागार किसे कहा गया है, मुशरिफ ए मुमलिक। कितने कठिन जो ये शब्द हैं, बट अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मुशरिफ ए मुमलिक। मुजुमदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वालों को कहते थे मजुम आदर कौन होते थे, जो उधार देते थे सरकार की, जो सल्तनत काल के सुल्तान हैं उनकी तरफ से, उनका हिसाब किताब रखने वाले को मजुम आदर बोलते थे। और मुशरिफ ए मुमकिन कौन होता था, अकाउंटेंट होता था, जो जितने भी प्रांत थे दिल्ली के आसपास के, उन सभी विभागों को आय और व्यय का जो हिसाब किताब रखता था वो कौन होता था, मुशरिफ ए मुमलिक। और मुजुमदार जो उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। और खजीन क्या होता था, कोषाध्यक्ष, यानी कि राजकोष जो होता है उसका अध्यक्ष को कहते थे, खजीन कहते थे। ये सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं विभागों से, कि दीवान ए मुस्तकशराज, ये किसे कहा गया है, वित्त विभाग को। दीवान ए मुस्तकशराज, वित्त विभाग को। और किसके सुल्तान, कौन से सुल्तान थे जिन्होंने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दीवान ए मुस्तकशराज किनके शासनकाल में बनाए गए, वो कौन थे, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही, ये किनके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान ए कोही किसके लिए था, कृषि विभाग। क्वेश्चन इसी तरह के पूछ जाते हैं एग्जाम में कि दीवान ए कोही किसके लिए है, कृषि विभाग के लिए, वित्त विभाग के लिए, सैन्य विभाग के लिए, राजस्व विभाग के लिए। तो दीवान ए कोही है, कोही यानी कि का से कृषि, का से कोही, कृषि विभाग के लिए। और मुस्तक सिराज क्या होता है, राज कौन होता है, जो वित्त वगैरह का विभाग होता है वो सबसे ऊपर होता है, उससे सिराज को होता है सबसे ऊपर होता है, जैसे वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और दीवान ए अर्ज किसके, सैन्य विभाग, ये किसके लिए था, सैन्य विभाग के लिए, इनकी सेना के विभाग के लिए इसकी शुरुआत की थी बलबन ने। और दीवान ए बदगान, दीवान ए खिरात, दीवान ए इस्तिहाक, ये तीनों बनाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवान ए बदगान का क्या मतलब है कि दीवान ए बदगान, बैसे बंदी, बैसे बदगान, जो बंदी होते हैं वो क्या होते हैं, गुलाम। यानी कि ये विभाग संबंध किससे है, गुलामों से संबंध है, यानी कि दास विभाग। इसे जो है किसके लिए बनाया गया था,
जो दास होते थे उनके लिए, दास विभाग के लिए। दीवान ए बदगान, बदगान यानी कि बंद यानी कि बंदी, बंदी कौन सा, दास यानी कि दास विभाग था। खैरात, खैरात क्या होता है, किसी को खैरात देना, किसी को दान देना, यानी कि ये किससे संबंधित है, इसका संबंध है दान से, इसका संबंध किससे है, दान से। और इसका बंदगान, बंदी कौन होते हैं, दास, यानी कि संबंध किससे, इसका दास से। दीवान ए इस्ताहिक, इस्ताहिक क्या होता है कि किस हर महीने दी जाने वाली पेंशन। इस्ताहिक क्या होती है, हर महीने देने वाली पेंशन को इस्ताहिक कहते हैं। यानी कि इस्ताहिक किससे संबंधित है, पेंशन विभाग। ये पेंशन विभाग भी इनके द्वारा बनाया गया, दान विभाग भी इनके द्वारा बनाया गया और दास विभाग भी इनके द्वारा बनाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और कोही जो है बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और सेना विभाग बनाया गया था बलबन के द्वारा। और वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहीं से क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इन विभागों से। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में आरज ए मुमलिक क्या होता है, दीवान ए आर्ज अर्थात सैन्य विभाग, जो सेना विभाग है उसके लिए बनाया जाता था ये आर्ज ए मुमलिक। दीवान ए आर्ज अर्थात सैन्य विभाग का अधिकारी होता था ये आर्ज ए मुमलिक। सद उस सदुर, ये क्या होता था, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। जो धर्म विभाग था और दान विभाग था उनका प्रमुख होता था सद उ सदूर था। और आर्ज ए मुमलिक किसका प्रधान होता था, सेना विभाग का। और दीवान हर्ज भी से कहा गया जाता था। काजी, काजी का संबंध किस होता था, न्याय से। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था काजी उल कजात। ब्रीद ए मुमलिक क्या होता था, ब्रीद, ब्रीद होता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। यानी कि जो गुप्त व्यवस्था थी, जो गुप्त व्यक्ति जहाँ जहाँ पर बैठे थे उनके बारे में जो सूचना थी उन सब का अधिकारी कौन था, ब्रीद ए मुमलिक। वकील, वकील ए दर, ये क्या करता था, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। राजस्व विभाग, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कई बनते हैं। उश्र, उश्र क्या होते थे, जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था उसे कहते थे उस्र। और ग्राम, ग्राम क्या होती थी, ये गलत लिखा है ग्राम, ये इसका आएगा खराज, खराज, ये ग्राम गलत है, इसका है खराज। खराज क्या होता है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज क्या होता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, यानी कि जो मुसलमान नहीं है उन्हें उनसे ले जाने वाला कर को क्या कहते थे, खराज कहते थे। उसर, उसर जो था वो मुसलमानों से ले जाने वाला कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर उसर था। और गैर मुसलमानों से ले जाने वाला कर खराज था। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। जक़ात, जक़ात क्या होता था, मुसलमानों पर धार्मिक कर, जो धार्मिक कर था वो जक़ात बोलते थे से। और जजिया, जजिया कर, जजिया कर से तो कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि जजिया कर किन के द्वारा लगाया गया था और किन के द्वारा ये हटाया गया था। अकबर ने इसे हटाया था और तुर्की के मुसलमानों ने इसे लगाया था। और ये जजिया कर किन के ऊपर लगाया जाता था, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था धार्मिक कर। और ये खम्मस, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि खम्मस क्या होता है। खम्मस होता है कि अगर कहीं से भी कोई भी धन मिल जाता था, मान लो ज़मीन में गड़ा हुआ मिल जाता था या किसी प्रकार का अगर धन लावारिस धन मिलता था तो उसका जो है 1/5 भाग तो देना पड़ता था किसको, सुल्तान को। और बाकी का जो 4/5 भाग बचता था वो जिसे मिलता था उसे जो है दे दिया जाता था। यानी कि खम्मस क्या था, उस समय का जो लावारिस धन मिलता था कहीं पे भी किसी को दबा हुआ उसे जो बोलते थे खम्मस। थैंक यू गाइस।